नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज बुधवार है, फरवरी महीने की 2 तारीख, जिसे देसी भाषा में आप कह सकते हैं कि माघ माह अभी चल रहा है हालांकि, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीय तिथि आज है। आज की अगर मुख्य खबरों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा शुरू होगी। कल केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और उसके बाद आज से लोकसभा और राज्यसभा में उस पर चर्चा होनी है। इस दौरान विपक्षी दल प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने कल इसको महज एक भाषण बताया था, ना कि बजट। उनका कहना था कि बजट भाषण में सिर्फ भाषण है, बजट नहीं है। इसके प्रोज एंड कॉन्स पर आज डिटेल में दोनों सदनों में डिस्कशन होगी। राज्यसभा अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन लोकसभा जो है इस बार नए नियम के तहत शाम के 4 बजे शुरू होगी। इस बीच में दोपहर को 3 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट में 2 बड़े फैसले अपेक्षित हैं। एक तो कर्मचारियों का जो कोविड काल का डीए फ्रीज किया हुआ है, रुका हुआ है, उस पर, और फिर जो नए वेतनमान के बाद एरियर देने की बात है उस पर जो है कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कर्मचारियों की नजर कल बजट पे भी थी, टैक्स के स्लैब बढ़े नहीं, उसके बाद जो है कर्मचारी वर्ग निराश है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि आज जो कैबिनेट है, आज केंद्रीय कैबिनेट जो है कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनका जो रुका हुआ एरियर है और डीए है उसको जो है वो रिलीज कर सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर नजर रहेगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूरे देश में वर्चुअली संवाद करेंगे। वो समझाएंगे कि किस तरह से उनका जो एक विजन है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उसको वो कैसे आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि कल का बजट अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आज मोदी जी उसको समझा देंगे। इसके अलावा हरियाणा के कुंडली बॉर्डर से दिल्ली के जंतर मंतर तक आज एक बार फिर से किसान आपको आंदोलन करते हुए दिखेंगे। ये एमएसपी कानून के लिए पैदल मार्च निकालेंगे। ये आज के जो है प्रमुख इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो थे। और अब जो है राज्य के जो इवेंट्स की बात जो है वो हम लोग कर लेते हैं। राज्य में आज एनएचएम कर्मचारी असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके हैं। वो जहां जहां काम करते हैं वहां वहां वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। एक तरह से इसको आप टूल डाउन हड़ताल कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। वो ऑफिस आए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। मांग उनकी ये है कि 2.5 दशक से, लगभग 26 साल से वो सिर्फ वादों और लारों और लॉलीपॉप्स पे ही काम कर रहे हैं और उनके लिए सरकार ने अब तक कोई भी स्थायी नीति उनके रेगुलराइजेशन के लिए और दूसरे वेतन भत्ते डिसाइड करने के लिए नहीं बनाई है। हालांकि बीच में उनको आश्वासन जरूर दिए गए। 2017 में एक आश्वासन हुआ, एक नोटिफिकेशन भी हुई, उसके तहत आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ एनएचएम का लगा था उसमें से कुछ लोगों को रेगुलर किया भी गया, लेकिन अधिकांश, लगभग जिनकी संख्या 1700 है, वो लोग अभी भी इस तरह की स्थायी पॉलिसी का हिस्सेदार बनने के लिए, उसका मेंबर बनने के लिए तरस रहे हैं और उनको कोई पता नहीं है कि कब तक ये स्थायी पॉलिसी बनेगी और कब तक नहीं। बहुत से लोग रिटायर भी हो चुके हैं और कई लोगों की नौकरी के दौरान मौत भी हो गई है, लेकिन जो बेनिफिट एक कर्मचारी को, एक रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे उनको, और ना ही वो मिले हैं। ऐसी स्थिति में जो बाकी कर्मचारी हैं उनको अब अपने भविष्य की चिंता सतारी है। उनका कहना है कि एक और नया वेतनमान जो है वो जारी कर दिया गया है राज्य के दूसरे कर्मचारी को, लेकिन और तमाम कर्मचारियों के लिए जो है अनुबंध और रेगुलराइजेशन की पॉलिसीज बन रही है, लेकिन उन्हें किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। स्टेट कहता है कि वो नए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा है और केंद्र कहता है कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ फंडिंग एजेंसी है, बाकी सारा काम स्टेट को करना है। आपको ये भी बता दें कि 12 के आसपास राज्यों में अभी एनएचएम जैसी एजेंसीज के कर्मचारियों के लिए, खासतौर से एनएचएम के लिए स्थायी पॉलिसी बन चुकी है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, मणिपुर में ये व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश अभी भी इससे अछूता है। इसलिए एनएचएम के कर्मचारी आज से एक तरह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। वो ड्यूटी पर तो आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। अगले 3 दिनों तक यानी शनिवार तक वो 2 घंटे गेट मीटिंग करेंगे और 2 घंटे के लिए, माफ कीजिएगा, 2 घंटे के लिए टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे और इस दौरान गेट मीटिंग भी अपनी मांगों को लेकर करेंगे ताकि सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जा सके। हालांकि इसी बीच में सरकार के साथ अगर उनकी कोई बातचीत होती है तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के तहत जो है या तो आंदोलन वापस लिया जा सकता है, सरकार को ठोस आश्वासन देती है तो, और अगर सरकार के साथ बात नहीं होती है तो निश्चित तौर से सोमवार से इन लोगों ने जो है अपने आंदोलन को और गति देने का भी फैसला लिया है। इनकी लगातार वर्चुअल मीटिंग चल रही है, उसका क्या लबोलवाब सामने आता है उसकी भी हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति है कि सभी जगहों पे ये लोग जो है अपना काम जो है नहीं कर रहे हैं। आए जरूर है ड्यूटी पे लेकिन काम नहीं कर रहे हैं और इसकी बाबत उन्होंने बकायदा जो है उनकी जो यूनियंस है उन्होंने अलग अलग जगहों पे बीएमओ सीएमओ जहां जहां ये वर्किंग है वहां पे जो है ये उन्होंने पहले से इसकी नोटिस जो है वो दे दिया था। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर जिले के
एक दिवसीय दौरे पर होंगे, रात्रि विश्राम भी हमीरपुर में करेंगे। वो संगठन के मंडलों की जो बैठकें हैं उनमें हिस्सा लेंगे, लेकिन लबोलवाब यही है कि संगठन की टोल लेने के बहाने वो आज हमीरपुर का हालचाल पूछेंगे। लंबे अरसे से कई जगहों पे उनका हमीरपुर में दौरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमीरपुर में नहीं आया, लेकिन कुछ कंस्टिट्यूंसी, खासतौर से बड़सर कंस्टिट्यूंसी में उनका दौरा नहीं हुआ है। लंबे अरसे से नदौन कंस्टिट्यूंसी में भी उनका दौरा जो है नहीं हुआ, आधिकारिक दौरा जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ है। आना जाना तो लगा रहता है, धर्मशाला जा रहे हैं, इधर से होकर जा रहे हैं, तो टच एंड गो तो होता रहता है। ऐसी स्थिति में आज वो मंडलों, अलग अलग मंडल जो है यहाँ के, उनके पदाधिकारियों से, उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और एक तरह से टोह लेंगे कि अब क्या किया जाना चाहिए। टोह लेने का काम सब जगह शुरू हो गया है और कल उसी के तहत जो है कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने कल कुछ टिप्पणियां भी करी थी। उन्होंने दावा किया था पहली बात कि सरकार रिपीट करेगी, ये उनका हक है ऐसा दावा करना, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करी थी जिनका आज जो है विक्रमादित्य सिंह ने तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ 4 महीने के मंत्री रह गए हैं, 4 महीने की उनकी सरकार है, इसलिए वो जो बोलते हैं आप एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि अब उनके आराम का वक्त आ गया है। तो एक तरह से छींटाकशी शुरू हो गई है, छींटाकशी बजट को लेकर भी शुरू हो गई है। बीजेपी के अधिकांश नेताओं को यहां बजट समझ में आ गया है, लेकिन अपोजिशन के अधिकांश नेताओं को यह बजट नहीं समझ में आया। उनको यही समझ में आया कि ये सिर्फ भाषण है, इस बजट में कुछ नहीं है। इसलिए बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है क्या नहीं है, ये लंबी बहस चलती रहेगी। हालांकि कुछ चीजें जो है वो साफ है कि एक तो ऋण लेने की सीमा जो है बढ़ जाएगी और कुछ जो केंद्र प्रायोजित योजना है उनमें जो है हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। जैसे जल जीवन मिशन के लिए पैसा ज्यादा रखा है, आवास गरीबों के लिए जो आवास बनने उसके लिए ज्यादा पैसा रखा है, उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन ये स्कीम बेस्ड है। इसी तरह से पर्वतमाला स्कीम के तहत जो हिमाचल प्रदेश में रोप बेस के विस्तार की बड़ी संभावना जो है वो जताई जा रही है और वाइब्रेंट विलेज योजना जो है सीमावर्ती गांवों को डेवलप करने की, उसके तहत किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो विलेज है हमारे, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तिब्बत कह लीजिए, चाइना कह लीजिए, उसकी जो सीमा से लगते हैं, वहां पे कुछ उम्मीद जगती है। लेकिन ये उम्मीद है कितनी पूरी होंगी कितनी नहीं, ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार किस तरह से योजनाएं बनाकर इन केंद्रीय योजनाओं का लाभ जो है वो अर्जित करती है। वास्तविकता यही है कि केंद्र प्रायोजित स्कीमों पर ही इस प्रदेश का विकास काफी हद तक निर्भर करता है। कर्ज लेने की सीमा बढ़ जाएगी आपकी, कुछ जो है आपको पूंजीगत व्यय भी ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो ट्रेजरी की लिमिट है वो भी 1000 करोड़ तक चली जाएगी। लेकिन इसके बाद जो बाकी चीजें हैं विकास की, जिनको सीधे तौर पर आम आदमी बजट में देखता था, अगर वो देखनी होंगी तो निश्चित तौर से यहाँ के अधिकारियों को बेहतर स्कीमें तुरंत बनाकर भेजनी होगी, क्योंकि अब तो सरकार के पास उतना समय नहीं है। सरकार अभी सीधे चुनाव में जाने वाली है। 1-2 महीने के बाद उसको आप कह सकते हैं कि चुनावी बेला शुरू हो गई है, क्योंकि चुनावी साल तो शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में बहुत सी चीजों को जो है देखना होगा। और दूसरा, अब अगर बात करें केसेस की, तो कोविड की अगर डिटेल करें तो देश में कोविड के केस तो कम हुए हैं, लेकिन मौतें बढ़ गई हैं। मंगलवार को जो 24 घंटे खत्म हुए उनमें सोमवार के मुकाबले कम केसेज आए, 1,61,000 नए केसेज आए हैं सिर्फ, और 2,81,000 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा अचानक बढ़ गया है। ये शायद इसमें कुछ पिछली भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पिछली मौतें भी अपडेट हुई हैं तो इसके बावजूद जो है 1733 लोगों की मौत जो है वो कम नहीं होती। 24 घंटे में 1733 लोगों की मौत हुई है और जो संक्रमित है वो सोमवार के 24 घंटे के मुकाबले 5,673 कम मिले हैं, यानी 3.51% की जो है कमी आई है। मंगलवार को पॉजिटिव रेट देश का 10 से कम आ गया है, 9.26 हो गया है। एक दिन पहले जो है ये 11.69 था, तो ये भी अच्छी बात है। देश में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम नए मामले मिले हैं। जो पीक बढ़ने के दौरान जो है 8 जनवरी को 1,59,000 केस मिले थे और 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 नए केस मिले थे। फिलहाल देश में कुल पॉजिटिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 16 लाख के आसपास है जी। ये जो पिछले कल देश में दर्ज की गई 1733 मौतें हैं, उसमें से 1063 मौतें केरल में पिछले दिनों दौरान हुई, जिनके आंकड़े भी जोड़े गए हैं। तो दैट मीन्स कि 730 मौतें एग्जैक्टली हुई हैं। ये देखिए, मैंने कहा था कि कुछ पिछला अपडेट हुआ होगा, तो केरल की जो मौतें हैं वो अपडेट इसमें हुई हैं और उसके चलते जो है ये चीजें जो है इस तरह से दिख रही हैं कि बहुत ज्यादा हो गया है मामला। उधर अगर बाकी चीजों की बात करें तो दिल्ली में के भी पॉजिटिव रेट में गिरावट जारी है और वहां सोमवार को 2863 मामले सामने आए तो 27 लोगों की मौत हुई थी, और मंगलवार को माफ कीजिए, और इससे पहले सोमवार को 2779 मामले आए थे। तो उस लिहाज से मामले भी कम हुए हैं और मौतें भी कम हुई हैं। मौतें 38 हुई थी सोमवार वाले दिन में, और मंगलवार के जो 24 घंटे हैं उसमें जो है मौतें
जो है वो घटकर 27 हो गई हैं। हरियाणा में 15 लोगों की मौत हुई है और बीते 24 घंटे में जो है 2894 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं। 15 लोगों की जो है मौत हुई है हरियाणा में। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में केसेस जरूर कम हुए हैं। सोमवार के जो 24 घंटे थे उसमें जो है 2347 केस आए थे। मंगलवार के 24 घंटे में 1597 केसेस आए हैं, यानी 1600 रख लीजिए इसको राउंड फिगर में। तो लगभग 700 केसों की कमी हुई है, लेकिन मौतें यथावत हैं। 39 मौतें जो है पिछले 2 दिन में हुई हैं। 78 मौतें 2 दिन में हुई हैं। और सोमवार के 24 घंटे में भी 39 मौतें थी। मंगलवार को जो 24 घंटे खत्म हुए उसमें भी 39 मौतें हुई हैं। ये केरल की अगर बात करें तो 23% की बढ़ोतरी जो है वहां केसेस में हुई है। मंगलवार को 51,887 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 40,383 ठीक हुए हैं और 142 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले सोमवार को जो है वो 42,154 लोग जो है वो पॉजिटिव आए थे और 91 लोगों की मौत हुई थी। तो ये केरल के जो आंकड़े हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से जो है देश की भी जो है केसेस बढ़े हुए हैं। और इसमें केरल की जो है 1063 मौतें जो है वो इसमें रिकवर की गई है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल महीने का पहला दिन यानी 1 फरवरी को केसेस बढ़े थे। कई दिनों के बाद ये केसेस जो बढ़े, क्योंकि ठीक होने वालों की संख्या कम थी और नए केसेस की संख्या ज्यादा थी। 400 का फर्क पड़ा, 1403 नए केसेस आए, 1000 के आसपास लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। और एक्टिव केसेस फिर से बढ़कर जो है 9200 से जो है 9672 हो गए हैं। कल बिलासपुर में 92, चंबा में 68, हमीरपुर में 123, कांगड़ा में 283, किन्नौर में 17, कुल्लू में 56, मंडी में 153, शिमला में 240, सिरमौर में 88, सोलन में 150 और ऊना में 91 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और ये जो है कल का आंकड़ा था। आज के आंकड़े पे भी नजर रहेगी। हिमाचल प्रदेश में केसेस कम हो रहे हैं, इसकी वजह से तमाम जो बंदिशें हैं वो लगभग रिलैक्स कर दी गई हैं। कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और ताकि ये लोगों तक भी पहुंचे। आप भी माध्यम है और लोगों तक खबरें पहुंचाने का। और आप हमारा जो ऐप है पंजाब केसरी का, उसको भी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको पल पल की दूसरी खबरें, जो छोटी बड़ी खबरें हर सेक्शन की, हर जिले की, हर उपमंडल की हमने अपलोड उस पर करते हैं, वो भी आपके पास सीधे पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।